चलो डन। तो बस भैया 1 मिनट दो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके भैया, हमारा आज का टॉपिक क्या चलने वाला है? लास्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। और फिर थोड़ा सा कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अब यही डिस्कस कर लो कि भैया व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर या व्हाट इज इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी। तो यार बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो। सपोज मैं कह रहा हूं कि ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है किसी एक बैटरी से। थोड़ा अपने नोडल एनालिसिस वाले तरीके से ही समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यार मैंने कहा यहाँ पे बैटरी है ईएमएफ ई। सपोज इसकी कोई वैल्यू ले लो। मैंने कहा कि भैया यहाँ पे वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट। तो मेरे को बताओ इस पॉइंट पे मैं वोल्टेज कितना लिख सकता हूँ पॉइंट ए पे, और इस पॉइंट पे मैं कितना वोल्टेज लिख सकता हूँ पॉइंट डी पे। 10-0। वेरी गुड। तो भाई हमने नोडल एनालिसिस में पढ़ा था कि हम यहाँ पे वोल्टेज ले सकते हैं 10 वोल्ट और मैं यहाँ पे वोल्टेज ले सकता हूँ 0 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये पॉइंट बी पे कितना पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट बी पे कितना पोटेंशियल होगा? 10। 10 वोल्ट, क्योंकि ये परफेक्टली कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन चल रहा है अभी, तो अभी कोई ड्रॉप नहीं हुआ होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट सी पे कितना पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट सी पे मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। तो आप एक चीज नोटिस करो कि जब हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहे हैं तो जो हमारा पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है। मेरे पोटेंशियल की वैल्यू 10 से लेके 0 हो गई है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो मतलब मैं कह सकता हूं ना कि मतलब एनर्जी लूज हुई है। पहले 10 वोल्ट जितनी एनर्जी थी, अब कितनी है एनर्जी? 0। तो ये एनर्जी लूज कहाँ हो रही है, आपको ये बताना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा जब तक हमारे पास परफेक्टली कंडक्टिंग वायर चल रही थी तब तक कोई पोटेंशियल में चेंजेस नहीं थे। 10 वोल्ट 10 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। लेकिन हमें दिख रहा है कि जब हम रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास कर रहे हैं, तो हमारा वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है 10 वोल्ट से लेके 0 वोल्ट पे। वोल्टेज डिक्रीज होने का मतलब मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि एनर्जी भी डिक्रीज हुई है। पॉइंट बी पे मेरे पास एनर्जी थी 10 के करीब और सी पे हो गई एनर्जी 0। मतलब मेरी पूरी की पूरी एनर्जी लूज हो गई है। तो आपको बताना है ये एनर्जी लूज हुई कहाँ है। भाई क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? यस। डन। तो याद रखो जब भी हम रेजिस्टेंस से क्रॉस करते हैं तो जो ये हमारे पास एनर्जी लूज होती है, जो ये एनर्जी लॉस होता है, ये किस फॉर्म में लॉस होता है? ये हमारे पास एनर्जी लॉस इन दी फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट में होता है। तो यही चीज हमें कैलकुलेट करनी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। कि मतलब जब भी किसी रेजिस्टेंस से कोई करंट पास करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होगी एंड दैट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। भाई किसका माइक अनम्यूट पे है? साक्षी आपका माइक अनम्यूट पे है। चलो। तो यार सीधा सीधा क्या मैं लिख सकता हूं? हीट लॉस या हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल्स टू, यार हीटिंग का फॉर्मूला, जितनी एनर्जी इसने लूज करी है, तो कितनी एनर्जी लूज करी है? भैया हमारे पास एक तो इसने 10 वोल्ट जितनी एनर्जी लूज करी है, लेकिन ये तो पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल को अगर मैं चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कह सकता हूं? चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एनर्जी। यस सर। भैया आप लगता है मेरे को लग रहा है भूल गए हो। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी ये चीज पढ़ी थी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी वगैरह के बराबर, मतलब ये एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का मतलब क्या हो गया? चार्ज इनटू डेल्टा वी। वेरएस अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय चार्ज, जो वोल्ट में होता है। तो यार ये 10 वोल्ट और 0 वोल्ट तो पोटेंशियल है। अब वैल्यूज को भूल जाओ, अब वैल्यूज कंसीडर मत करो। मैं कह रहा हूं कि अगर इधर मेरे को वोल्टेज गिवन है V, तो मेरे को बताओ पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल लिखूं और डी पे कितना लिखूं? ए पे V हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। पॉइंट बी पे V हो जाएगा तो पॉइंट सी पे कितना हो जाएगा? 0। 0। तो मेरे को बताओ अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि कितना हीटिंग लॉस हुआ है या कितनी हीट एनर्जी डिसिपेटेड हुई है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा चार्ज, दैट इज क्यू, यहां से जितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे को बताओ बी से लेके सी तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? वी। V, जो बैटरी का वोल्टेज है V। तो बस हमारे पास यही फॉर्मूला हो गया हीट एनर्जी का। लेकिन अब इधर तो फॉर्मूला आ रहा है चार्ज के टर्म्स में, लेकिन इधर मैं मार्क कर रहा हूं करंट। सो हाउ टू कन्वर्ट चार्ज इनटू करंट? I is equal to QT।
वेरी गुड। हमें पता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू टी के बराबर। तो बस यार ये सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया हीट डिसिपेटेड का। हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, वी आई टी लिखेंगे। चेक करो इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत। नो सर। डन। नो सर। बढ़िया जागृति। अब यार हमारे पास आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने क्या किया, बस हमें जो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इसका एक अलग फॉर्मूला दे दिया। उसने कहा भैया अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो भी हमारी हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला नंबर 1। इसको और कन्वर्ट कर सकते हो आप, आई को ओम्स लॉ के हिसाब से रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास आएगा वी स्क्वेयर बाय आर इंटू टी। और तीसरा फॉर्मूला तो अभी हमने पीछे डिराइव करके ही देख लिया, वी आई टी। तो मेरे को बताओ कब कौन से केसेस में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आई स्क्वायर वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, वी स्क्वायर वाला कब, और ये वाला फॉर्मूला कब। तो भैया याद रखो कि हमारा करंट कौन से कनेक्शन में सेम रहता है, सीरीज में या पैरेलल में, तो सीरीज 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 में। तो भाई सीधी सीधी बात क्या है, फर्स्ट पॉइंट याद रखो कि हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। फॉर अ गिवन करंट का मतलब क्या है कि करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और करंट की वैल्यू सेम होती है सीरीज में। तो जब भी मैं सीरीज कनेक्शन की बात करूंगा आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और सीरीज कनेक्शन के केस में हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी रेजिस्टेंस के। वेरे सेकंड वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो मैं कहूंगा कि भैया हीट एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगी। किस केस के लिए, फॉर अ गिवन वोल्टेज के लिए। अब भैया वोल्टेज कौन से कनेक्शन में सेम रहता है, तो पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में। तो जब भी मैं पैरेलल कनेक्शन की बात कहूंगा आप कहोगे कि हमारा जो हीटिंग इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। और थर्ड वाला आपका जनरल फॉर्मूला है, जब आपको पोटेंशियल करंट सबकी इंफॉर्मेशन पता है तो आप डायरेक्टली अपना थर्ड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। लेकिन मेन तो ये दो पॉइंट्स थे कि कब हमारा हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा और कब हमारा हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, सीरीज और पैरेलल। यहां तक नोट डाउन कर लो, हो जाए बता दो, फिर इलेक्ट्रिक पावर पे आते हैं। डन सर। डन Done? सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो भाई अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर पे। मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी पावर में भी मैंने पढ़ाया था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, कुछ याद नहीं। भैया फॉर्मूला फॉर पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं या जो एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं वो कितने टाइम के अंदर आ रहे हैं। तो भाई मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं पावर इज नथिंग बट हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब हीट एनर्जी के आपके पास तीन फॉर्मूले थे, तो उन तीनों फॉर्मूलों को टाइम से डिवाइड कर दो तो आपके पास पावर के भी तीन फॉर्मूले आ जाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आ जाएगा P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर, दूसरा फॉर्मूला P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर, और तीसरा फॉर्मूला P इक्वल्स टू V इंटू आई। और आपको पता ही है कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ऊपर वाला सीरीज के लिए, नीचे वाला पैरेलल, और थर्ड वाला जनरल फॉर्मूला, जब आपको पोटेंशियल करंट इन सबकी इंफॉर्मेशन पूरी पता हो। जैसे ही कंप्लीट हो जाए बताना। अब इस पे जिस पे क्वेश्चन आएंगे वो कॉम्बिनेशन पे आएंगे, जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे इसका और इस पे फिर क्वेश्चन करेंगे। डन सर। डन डना डन, बढ़िया। एरी तुम्हारा हो गया, यस सर। चलो डन। अब यार सबसे पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर रेटिंग एंड पावर कंज्यूम्ड। ये दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। सबसे पहले तो यही चीज डिस्कस कर लो भैया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पावर रेटिंग और पावर कंज्यूम्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भैया मैं मार्केट से एक बल्ब खरीद के लेके आया और इस बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वोल्ट, और सॉरी कुछ भी ले लो, 100 वॉट्स एंड 220 वोल्ट। तो मेरे को बताओ ये क्या चीज है, सर एक सर क्या, दोबारा बोलूं, विशाली क्या पूछा आपने। सर एक इलेक्ट्रिक पावर है और एक वोल्टेज। नहीं नहीं समझे नहीं, देखो यार
जो हम इलेक्ट्रिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस खरीद के लेके आते हैं तो उसके ऊपर हमेशा ये रीडिंग लिखी हुई होती है। तो जो ये रीडिंग लिखी हुई होती है पावर की और वोल्टेज की, इस रीडिंग को हम कहते हैं पावर रेटिंग। पावर रेटिंग का मतलब क्या है? पावर रेटिंग का मतलब है कि अगर मैं इस बल्ब को एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, और ये बैटरी कितने वोल्टेज की होनी चाहिए? ये बैटरी 220 वोल्ट की होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूं तो ये बल्ब कितना पावर यूज करेगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा? तो ये पूरा का पूरा 100 वॉट्स कंज्यूम करेगा। लेकिन सपोज मैं इस बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भैया मैं इस बल्ब को सिर्फ 110 वोल्ट से कनेक्ट कर रहा हूं, तो मेरे को बताओ क्या ये बल्ब पूरा 100 वॉट्स कंज्यूम करेगा या उससे कम कंज्यूम करेगा? सर सर 50 कम वोल्ट। करेगा। उससे कम कंज्यूम करेगा। तो ये बल्ब अब एक्चुअल में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, वो चीज कहलाएगी पावर कंज्यूम्ड। तो भाई सीधी सीधी मतलब बात, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, पावर रेटिंग का मतलब होता है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, कि भाई वो मैक्सिमम कितना पावर कंज्यूम कर सकता है जब वो वर्क करेगा इतने वोल्टेज पे। तो पावर रेटिंग का मतलब हो गया मैक्सिमम कैपेसिटी। लेकिन पावर कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? पावर कंज्यूम्ड का मतलब होता है कि अगर मैं उसको किसी और वोल्टेज पे वर्क कराऊं तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, कितना पावर यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज पावर कंज्यूम्ड। जैसे भाई मैं सीधा सीधा एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्या एग्जांपल से समझाता हूं? कि भाई मेरे हाथ में ये वाटर बॉटल है, भाई मैं कह रहा हूं ये वाटर बॉटल 1 लीटर की कैपेसिटी रखती है, तो ये 1 लीटर क्या हो जाएगा, पावर रेटिंग या पावर कंज्यूम्ड? सर पावर पावर रेटिंग। पावर रेटिंग। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1 लीटर। लेकिन भैया इसमें पानी तो मैंने जरा सा भर रखा है, तो ये कितना पानी भर रखा है, ये चीज क्या होगी इसकी? पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड। क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया है? यस सर। डन। तो इसको मैं अलग से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस ये समझाने के लिए मैंने आपको किया था। अब डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में समझाऊंगा इसको कैसे यूज करना है। तो भैया सबसे पहले चीज आ जाओ आप सीरीज कनेक्शन पे। अब याद रखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट चल रहा है फॉर सीरीज कनेक्शन। भाई मैंने क्या किया, मैंने 3 अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंस ले लिए, मतलब आप ज्यादा भी ले सकते हो। फिलहाल के लिए भैया मैं कह रहा हूं कि मैंने 3 अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंस ले लिए। 3 अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंस ले लिए। मैं कह रहा हूं ये है मेरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1, जिसकी पावर कुछ P1 गिवन है और वोल्टेज है V। फिर यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ दूसरा इलेक्ट्रिक अप्लायंस लिया जिसकी पावर अलग है, वोल्टेज अभी भी सेम है। जनरली सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो आते हैं उनका वोल्टेज जो हम गिवन होता है वो थोड़ा सा सेम गिवन होता है। और इन सबको मैंने कनेक्ट कर दिया है बैटरी जो गिवन है V। तो मेरे को बताओ सपोज ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ये बल्ब 3 है। तो आप मेरे को ये बताओ कि बल्ब 1 कितना पावर कंज्यूम करेगा, थोड़ा सोच के बताओ। जैसे अगर आपको डाउट है तो मैं एक वैल्यू लेके एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं कह रहा हूं सपोज इस बल्ब की वैल्यू मेरे को गिवन है 50 वॉट्स और 100 वोल्ट, और यहाँ पे मैं 100 वोल्ट की बैटरी से ही कनेक्ट कर रहा हूं। तो मेरे को बताओ बल्ब 1 कितना पावर कंज्यूम करेगा? 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। 100 वोल्ट। इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता ना। इससे ज्यादा वोल्टेज, इससे ज्यादा पावर तो वो कंज्यूम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो भैया मेरे को बताओ बल्ब 1 का जो पावर कंज्यूम आना चाहिए, मैं आपको वैसे पूछ रहा हूं, क्या ये ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, या ये लेस देन 50 होना चाहिए, या ये इक्वल्स टू 50 होना चाहिए? बस इतना बता दो। इक्वल टू 50। सर इक्वल टू 50। इक्वल याद रखो सबसे पहली चीज, चलो देखते हैं। भाई सबसे पहली चीज, ये ग्रेटर देन 50 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये पावर रेटिंग है, और पावर रेटिंग का मतलब ही यही होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी। तो इससे ज्यादा कैपेसिटी तो हो ही नहीं सकती। डन। अब आ जाते हैं इक्वल्स टू 50 पे। अरे भैया ये इक्वल्स टू 50 कंज्यूम करता, लेकिन कब करता ये इक्वल्स टू 50 कंज्यूम? जब ये बल्ब सिंगल कनेक्टेड होता मेरी बैटरी से। जब ये बल्ब मेरा सिंगल कनेक्टेड होता बैटरी से, तो उस केस में इसके ऊपर पूरा वोल्टेज कितना जाता? इसके ऊपर पूरा वोल्टेज 100 जाता, तो ये पूरा का पूरा 50 कंज्यूम करता। लेकिन आपको सीरीज कनेक्शन की खासियत पता होनी चाहिए। सीरीज कनेक्शन में हमारा वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड सेम। होता है। तो हमारा सीरीज कनेक्शन के अंदर V1 प्लस V2 प्लस V3 ये टोटल 100 के बराबर होना चाहिए, इस बैटरी के बराबर। तो क्या इधर वैल्यू 100 आएगी या 100 से कम आएगी? सर कम आएगी। 100 से कम आएगी। मैंने अज्यूम कम कर लिया आएगी। सपोज इधर 70 वोल्ट आ रहा है,
तो ये बल्ब की ऑपरेटिंग थी 100, लेकिन मैं इसको ऑपरेट करा रहा हूँ 70 पे, तो क्या अब ये 50 जितना कंज्यूम करेगा या 50 से कम कंज्यूम करेगा? लेस। कम करेगा। तो ये कम। करेक्ट आंसर है, ये गलत आंसर है। भैया सब लोग चेक करो पहले तो कि जो चीज मैंने बोली क्या वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई है या नहीं हुई है, या किसी के लिए रिपीट करना है? से क्लियर है। भाई अगर कोई बोलेगा रिपीट करने के लिए तो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन बोलना आपको पड़ेगा। तो आप सब कह रहे हो समझ में आ गया, तो मैं ये रब कर रहा हूँ और डायरेक्टली अपना कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वेरिएबल के टर्म्स में। ये तो हमने वैल्यूज वैल्यूज की बात कर ली, अब थोड़ा वेरिएबल्स की बात करते हैं ताकि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ जाए। डन, चलो डिस्कस करते हैं। भैया ये पावर P1 था, ये वोल्टेज V था। हमें इतना पता चल गया कि भैया V1 प्लस V2 प्लस V3 ये टोटल V के बराबर होगा। तो ये पावर P1 कंज्यूम नहीं करेगा, ये P2 कंज्यूम नहीं करेगा, ये P3 कंज्यूम नहीं करेगा, ये सब कुछ ना कुछ कम पावर कंज्यूम करेंगे। अब स्टेप देखो, स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? इन सब का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालोगे। ध्यान देना, स्टेप 1 होगा सबका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? भैया हमारे पास फॉर्मूला था पावर का V²/R, तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूं मैं? V² P1। सिमिलरली R2 की वैल्यू V²/P2, जो भी ये वाला वोल्टेज गिवन होगा, याद रखना ये वाला वोल्टेज यूज करना है हमें, बैटरी का नहीं, ये वाला वोल्टेज। और सिमिलरली R3 हो जाएगा V²/P3। भाई एक बार मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिए, तो मेरे को बताओ ये तीनों किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। सीरीज में R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड किया जाता है? डायरेक्टली प्लस कर देते हैं। ओ कोई उबासी लेके बोला सर डायरेक्टली ऐड करके। भैया बिल्कुल सही, डायरेक्टली ऐड करके कर देते हैं। अब बस लास्ट चीज, भैया आर को मैं रिप्लेस करूंगा बैटरी के वोल्टेज से डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट पावर। अब आपको जो भी मैं स्टेप लिखना चाह रहा था वो आपको क्लियर हो जाएगा, और ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी आएगा। भैया हमारा V कॉमन आके कट गया, तो अगर आप देखो हमारा 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/3P1 आ रहा है। तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये पैरेलल वाला फॉर्मूला चल रहा है? और अगर ये पैरेलल वाला फॉर्मूला चल रहा है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल पावर बाय N? N मतलब जितने बल्ब मैंने कनेक्ट किए होंगे। यस सर। यस सर। और भैया मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मेरा पावर कंज्यूम्ड होगा, पी इक्विवेलेंट का मतलब पावर कंज्यूम्ड, जो मेरा पावर कंज्यूम्ड होगा वो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कैसे पता चला? क्योंकि पावर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है? पावर के, और पावर का फॉर्मूला क्या है? V²/R। तो मतलब ये रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, स्टेटमेंट लिखो और आप इसी चीज से याद रखोगे। बीच के स्टेप भूल जाना, अब इसका कोई मतलब नहीं है मेरे को बीच के स्टेप से। फाइनल आंसर याद रखो। फाइनल आंसर क्या है? बल्ब विद लोएस्ट वोल्टेज। लोएस्ट वोल्टेज का मतलब एक ऐसा बल्ब जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम है। अब बल्ब विद लोएस्ट वोल्टेज विल हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस। भैया इसके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा बिकॉज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब मेरे को बताओ, अगर एक बल्ब के पास लोएस्ट वोल्टेज है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, और इनको मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, तो हीट का फॉर्मूला या पावर का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। यस सर। यस सर। या अभी देख लेना, मेरे को लग रहा है यस अभी भी सर। आपको समझ में नहीं आया। विल ग्लो मैक्सिमम। मैं रिपीट कर देता हूं, चेक करना है कि भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई सबसे पहला स्टेप होगा कि हम हमेशा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पावर रेटिंग की हेल्प से। आई रिपीट, सबसे पहला स्टेप होगा कि हम हमेशा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पावर रेटिंग की हेल्प से। तो मुझे एक चीज पता चल गई, क्या? कि रेजिस्टेंस और पावर रेटिंग के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ये चीज याद रखना। ये तो हर चीज के लिए वैलिड है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, ये तो हर चीज के लिए वैलिड है। अब सेकेंड स्टेप क्या है? आप चेक करोगे कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो किस टाइप का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे को बताओ, इधर मैंने कॉम्बिनेशन किस टाइप का लिया है? सीरीज। सीरीज। तो भाई मैंने देखा कि जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो सीरीज है, और अगर मेरा कॉम्बिनेशन सीरीज है तो पावर कंज्यूम्ड, पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है, पीसी का मतलब पावर कंज्यूम्ड है।
तो पावर कंज्यूम्ड हमारा क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, आई स्क्वेयर आर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पावर कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग। Yes, sir. तो बस आप ये रिलेशन याद रखना, यही चीज मैंने पीछे स्टेटमेंट में लिखी है कि द बल्ब विद द लोएस्ट वोल्टेज, जिस बल्ब की पावर रेटिंग सबसे कम होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा सीरीज कनेक्शन में, तो वो ग्लो भी सबसे ज्यादा करेगा। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन दूंगा, पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको फटाक आ जाना चाहिए विद इन 1 सेकेंड। Done, sir. डन। चलो देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो कि भैया मेरे पास है ना 3 बल्ब्स हैं। बल्ब 1 मेरे को क्या क्या रीडिंग गिवन है, 100 वॉट्स 220 वोल्ट। बल्ब 2, बल्ब 2 की वैल्यू गिवन है 100 वॉट्स 220 वोल्ट। बल्ब 3, बल्ब 3 की वैल्यू गिवन है 20 वॉट्स और 220 वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इन बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया है, इन सारे बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो आपको बताना है विच बल्ब विल ग्लो मैक्सिमम, कौन सबसे ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। मेरा क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर आ जाना चाहिए था नालायकों। सर B3। बस सिंपल है। अभी मैंने बताया अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आप पीछे वाला रिलेशन यूज करोगे कि पावर कंज्यूम्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर रेटिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे कम पावर रेटिंग आपको किसकी दिख रही है, सबसे कम पावर रेटिंग B3 की है। तो आप यहां पे लिख दो पावर कंज्यूम्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग फॉर सीरीज कनेक्शन। तो भैया डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा कौन सा बल्ब मैक्सिमम ग्लो करेगा, B3। भैया डन हो गई बातें इतनी सारी। Yes, sir. Yes, sir. डन। Yes. मैंने सीरीज की डेरिवेशन कराई है बस आपको समझाने के लिए, अब मैं पैरेलल की डेरिवेशन नहीं करा रहा, पैरेलल के लिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं। तो नेक्स्ट है हमारे लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे याद रखना है, पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा कि आप रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करोगे, बस आपको देखना है पी इक्विवेलेंट किसके बराबर आता है। तो याद रखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पी इक्विवेलेंट डायरेक्टली ऐड करने पे आता है। तो मैं लिखूंगा पी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन इंटू पी। तो अगर मैं इसमें आपसे बात करना चाहूं, एक रिलेशन बताना चाहूं, तो आपको सीधा सीधा रिलेशन क्या लिखना है कि भैया पावर कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग, और पावर रेटिंग और रेजिस्टेंस तो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरे को बताओ इसमें अगर मैं स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो हाई वोल्टेज वाला ज्यादा ग्लो करेगा या लो वोल्टेज वाला। हाई। Yes, हाई sir. वोल्ट। बिल्कुल सही। तो आप लिखोगे हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज विल हैव मिनिमम रेजिस्टेंस, क्योंकि पावर रेटिंग और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जिनका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा पावर के केस में वो मैक्सिमम ग्लो करेगा। क्यों मैक्सिमम ग्लो करेगा, क्योंकि पावर पैरेलल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, V²/R। तो भैया जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। मेरे हिसाब से ये वाली बात नहीं समझ में आई। Sir, clear. क्लियर है ना। इसलिए आपके घर में सीरीज कनेक्शन यूज होता है या पैरेलल कनेक्शन यूज होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है भैया हमारे घर में। पैरेलल कनेक्शन होता है इसलिए जो मैं बड़ा बल्ब लेके आऊंगा 100 वॉट वाला वो ज्यादा ग्लो करेगा, 50 वॉट वाला कम ग्लो करेगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में जिसका वॉट ज्यादा होता है वो ज्यादा ग्लो करता है। तो 100 वॉट वाला बल्ब आपको ज्यादा ब्राइटनेस देगा कंपेरिजन टू 10 वोल्ट या 10 वॉट या 20 वॉट वाला। पैरेलल कनेक्शन होता है हमारे घर में। तो अब यही क्वेश्चन ले लो, सेम क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज कर दो। क्वेश्चन में हमने 2 पार्ट्स बना दिए कि भैया मेरे को दोनों के लिए आंसर बताओ, सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए। तो सीरीज के लिए तो हमने आंसर फाइंड कर लिया था, सीरीज के लिए कौन ज्यादा ग्लो कर रहा था, जिसकी वोल्टेज सबसे कम B3। है, B3। लेकिन मेरे को अब बताओ पैरेलल के लिए कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, B1। B1. B1 ग्लो करेगा B1. जिसकी, बिल्कुल B1 करेगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है।
क्या इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन दे दूं जो अगेन आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे उसे? Yes, sir. Sir. चलो डन। अभी तो मैं सिर्फ मेंस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, अभी तो फिर बाद में भी थोड़ी देर में एडवांस वाला भी पार्ट पे आते हैं। भैया हमें कुछ इस टाइप का सर्किट डायग्राम गिवन है। यहाँ पे लगी हुई है बैटरी और यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे पास बल्ब्स। ये बैटरी ले लो, इस बैटरी का वोल्टेज V। यहाँ पे बल्ब हमारे पास लगा है B1, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है B2 और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है B3। क्वेश्चन ने कहा कि ये सारे के सारे बल्ब्स आइडेंटिकल हैं, मतलब कि इन सबका रेजिस्टेंस वगैरह, पावर रेटिंग वगैरह सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। यहां लिख देता हूं, आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, सिमिलर बल्ब्स लिए हैं हमने। तो आपको बताना है कि कौन ज्यादा ग्लो करेगा, कम कौन सा ग्लो करेगा। मतलब आपको ग्लो का वो बताना है, ब्राइटनेस का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज्यादा, फिर कौन कम और फिर कौन उससे कम। यू हैव टू टेल दी ऑर्डर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आपकी मर्जी, ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस बताना है। चलो ट्राई करो इसी बात पे फिर। भाई जैसे सबका कैलकुलेट हो जाए आंसर भेजते चले जाना। काव्य आपका आंसर बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया। अरे सही नहीं आ रहा आंसर। भाई लास्ट 1 मिनट और लो, सोच लो आराम से। विशाली थोड़ा ठीक है, थोड़ा गलत है। यशवीर आपका बिल्कुल सही। कौशिक नहीं, गलत चल रहा है। चलो भाई अब डिस्कस करते हैं, टाइम हो लिया इस हिसाब से। तो भाई सबसे पहले मेरे को बताओ, अगर ये तीनों बल्ब्स आइडेंटिकल हैं तो मतलब ये कह सकता हूं ना, इसका रेजिस्टेंस आर होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी आर होगा और इसका रेजिस्टेंस भी आर होगा। Yes, sir. तो नीचे वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस तो हो गया आर, लेकिन ऊपर वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2R। अब भैया यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा आई, यहां पे पहुंचा आई, लेकिन यहां पे करंट डिवाइड हो जाएगा। और आपको ये बात पता होगी कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो भैया जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम फ्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका रेजिस्टेंस, और जिसका रेजिस्टेंस कम वहां पे करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ पे सपोज मैं ले रहा हूं I1 और यहाँ पे सपोज मैं करंट ले रहा हूं I2, तो कौन सा करंट ज्यादा होगा, I1 या I2? So I I1. वेरी one. गुड, I1 करंट ज्यादा होगा I2 के। भाई मेरा पहला वाला बल्ब एक तरीके से आइसोलेटेड हो गया और इसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है B2 और B3 से।
B2 और B3 से तो ज्यादा करंट ही फ्लो कर रहा है, तो ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस भी R है, सबका रेजिस्टेंस सेम है, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो मतलब करंट पे ही डिपेंड कर रहा है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि B1 सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। चेक करो यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes. डन। Yes. अब आ जाओ B2 और B3 पे। भाई B2 B3 सीरीज में है, सीरीज में है तो मुझे पता है मेरे को फॉर्मूला यूज करना है H इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी या P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। भाई दोनों से करंट भी सेम फ्लो कर रहा है, दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इन दोनों की ब्राइटनेस कैसी होगी? इन Same. दोनों की ब्राइटनेस सेम होगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर कि B1 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, क्योंकि उस पे सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। ये एक मिक्स्ड ग्रुपिंग का क्वेश्चन हो गया, इसमें ना तो सिर्फ सीरीज था ना तो सिर्फ पैरेलल था, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों थे, मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गया। तो आप करंट का डिवीजन देख के सॉल्व करोगे कि भैया मेरा B1 से सबसे ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। B2 B3 से करंट तो जा रहा है सेम, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करता तो वो भी सेम, तो डेफिनेटली इन दोनों की ब्राइटनेस सेम होगी और B1 से कम होगी, क्योंकि I2 की वैल्यू कम होगी I1 से। क्या ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो भाई बहुत डन, बढ़िया। तो अगर मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूं, डिफिकल्ट सा, आराम से टाइम लेके सॉल्व करने वाला, करोगे उसे? Yes. Yes, चलो sir. डन। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ट्राई करना आराम से भाई, देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में या आराम से रैंकर्स वाली क्लास में जिसमें भी है उसमें डिस्कस कर लेंगे। चलो भाई, हमें कनेक्टेड है यहाँ पे बैटरी और फिर बल्ब्स वगैरह। यहाँ पे बैटरी वोल्टेज V, यहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है B1, यहाँ पे दूसरा बल्ब कनेक्टेड है B2, यहाँ पे एक बल्ब कनेक्टेड है B3, यहाँ पे दो बल्ब कनेक्टेड हैं B4 और B5, और यहाँ पे लास्ट एक कनेक्टेड है B6। मुझे मालूम है क्वेश्चन थोड़ा वैसा लगेगा, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता, मेरे को ये तो पता चल गया कि I1 I2 बड़ा है, लेकिन I1 इज टू I2 का अगर मैं रेशियो निकालूं तो कितना आएगा? भैया मुझे साफ पता है ना कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आया? 2। 2। तो याद रखना हमारे पास करंट का रेशियो भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमारे पास I1 की वैल्यू बड़ी है, तो 2:1 आएगा, कि हमारा जो करंट I1 होगा वो ट्वाइस ऑफ I2 होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? Yes, sir. क्योंकि इस चीज को आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं फिर से वही बता देता हूँ, आपको ब्राइटनेस का ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा, कौन कम, कौन कौन से इक्वल, ये चीज बतानी है आपको। तो ये ऐसा होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में इसको पक्का डिस्कस करना ही करना है, सब सॉल्व करना भाई, ट्राई करना। यहां तक कंप्लीट हो गया तो बता दो, अब मैं नेक्स्ट उस पे बढ़ता हूँ टॉपिक पे। Done, Done, sir. sir. Done, Done? sir. चलो भाई सर बहुत सारे बढ़िया। आइडेंटिकल है। हाँ सारे आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल, ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है सारे बल्ब्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल बल्ब्स। चलो यहां तक की बात हो गई है, तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, और मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक। सर आपने कंजर्वेशन लिख दिया। भैया समझ जाओ भावनाओं को अब ठीक है? यस सर। ये तब होता है जब हम सुबह से क्लास लेते रहते हैं, ऐसा हालात तब हो जाता है। चलो राइट भाई, सर। जैसे तुम लोगों के साथ होता है वो ही सेम। भैया ये चीजें चेक करो, सबसे पहले मेरे को बताओ अमीटर का यूज क्या है, वोल्ट मीटर का यूज क्या है, और गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है? पहले तो इन तीनों के यूजेस बताओ। सर करंट एमीटर करंट बताता है कितना है, मेजर करता है, वैल्यू बताता है। ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज बताता है। और गैल्वेनोमीटर और क्या करता है? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है करंट। बिल्कुल सही। भाई हमारा एमीटर क्या करता है? हमारा एमीटर करंट की वैल्यू मेजर करके बताता है, वेर एज वोल्ट मीटर क्या करता है? वो वोल्टेज की वैल्यू मेजर करके बताता है। वेर एज गैल्वेनोमीटर क्या करता है? याद रखो यार, गैल्वेनोमीटर हमारा है ना बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होता है।
सेंसिटिव डिवाइस होता है इसलिए ये करंट को डिटेक्ट करने में काम आता है कि अगर मेरे पास हल्के से हल्का करंट भी हुआ, जैसे मैं अपने नॉर्मल सेल लेके आ रहा हूं घर में, तो नॉर्मल सेल का करंट बहुत ही माइन्यूट होता है, आपको कभी उससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग सकता। तो अगर बहुत माइन्यूट करंट भी है तो गैल्वेनोमीटर उसको भी डिटेक्ट कर देगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये करंट की वैल्यू भी मेजर कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि ये करंट की वैल्यू तभी मेजर कर सकता है जब करंट कैसा होगा, मेरे पास बहुत ही छोटा करंट होगा। कितना छोटा करंट होगा, माइक्रो एम्पेयर्स में जब करंट होगा, तो ये करंट की वैल्यू भी मेजर कर देगा। लेकिन अगर आपने इसको हल्का सा भी बड़ा करंट दे दिया, मिली एम्पेयर वगैरह वाला करंट दे दिया, तो आपका गैल्वेनोमीटर इतना सेंसिटिव डिवाइस होता है कि मिली एम्पेयर जितना करंट देते ही ये क्या हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, फिर ये कुछ नहीं बता पाएगा। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, डन। sir. तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इस सेंसिटिव डिवाइस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिवाइस में कन्वर्ट करना। ऊपर से ये अभी सिर्फ करंट ही मेजर कर पा रहा है, करंट ही डिटेक्ट कर पा रहा है, लेकिन अब हमारा टारगेट है गैल्वेनोमीटर को एक बार अमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अमीटर में कन्वर्ट करने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि ये हाई वैल्यू ऑफ करंट भी मेजर कर पाएगा, बड़ी वैल्यू भी मेजर कर पाएगा। और दूसरा टारगेट होगा हमारा कि हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दें, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दें, ताकि भैया तू वोल्टेज भी मेजर करके दे दे हमें। यहां तक की बात समझ में आई कि हम गैल्वेनोमीटर को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। तो आ जाओ सबसे पहले वाले पे कि भैया हमारा सबसे पहला वाला कन्वर्जन क्या है। सबसे पहला हमारा कन्वर्जन है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं G to A, लेकिन समझ जाना भावनाओं को कि भैया गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया। अब मेरे को बताओ, मेरा अमीटर एक्यूरेट रीडिंग कौन से केस में शो करेगा, मतलब मेरे अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए जिससे वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू शो करे, बहुत हाई आइडियल या बहुत लो? स्मॉल हाँ, स्मॉल वेरी गुड। रेजिस्टेंस। भैया याद रखना, हमारे जो अमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। क्योंकि जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा, अभी डिस्कस किया, उतना ही बड़ा क्या फ्लो करेगा, करंट। Current. और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो अमीटर का रेजिस्टेंस हो वो बहुत ही छोटा हो, ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करने वाला हो। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, रेजिस्टेंस को छोटा करने का तरीका क्या है, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन? पैरेलल। पैरेलल। तो बस किस्सा खत्म। भैया ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, और याद रखना ये G क्या है, ये G है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। मैं क्या करूंगा, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा, और इस रेजिस्टेंस को नाम दूंगा मैं S। एस नाम क्यों दूंगा, एस का मतलब होता है शंट, और शंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस। तो जब मैं एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस एस जी के पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, तो जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पूरे कॉम्बिनेशन का, वो बहुत छोटा हो जाएगा एस से। तो मेरा ये जो आर इक्विवेलेंट है, ये ऑलमोस्ट किसको अप्रोच करने लग जाएगा, जीरो को अप्रोच करने लग जाएगा। क्या यहां तक का प्रोसेस भी समझ में आ गया? Yes, sir. चलो डन, लेट्स स्टार्ट। भैया मैंने कहा कि यहां से मैं करंट सप्लाई कर रहा हूं आई। जब मैं यहां से करंट आई सप्लाई कर रहा हूं, तो हमारा करंट यहां पे हो जाता है डिवाइड, क्योंकि यहां पे बीच में टकरा गया जंक्शन। तो इस वाले करंट को हम लिखेंगे IG, जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है। तो भैया ऊपर वाला करंट कितना हो जाएगा, I I माइनस माइनस IG। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज की इक्वेशन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख डालो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले को सिंपलीफाई करके मेरे को एस का फॉर्मूला बता दो, एस का फॉर्मूला कितना आ रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड हाउ इट शुड बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर। तो एस का फॉर्मूला बस सिंपल सिंपल ये तो मिल गया, सिंपलीफाई करने की जरूरत भी क्या थी, आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आई माइनस IG. आएगी। आई जी।
अब मैं एक अलग से कोने पे लिख देता हूं कि ये सारे टर्म्स क्या इंडिकेट करते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में नहीं तो हो जाओगे कंफ्यूज। भैया याद रखना जी क्या है। जी मैंने आपको बोल ही दिया, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। एस क्या है? एस है शंट, मतलब बहुत छोटा रेजिस्टेंस जो आप कनेक्ट करोगे पैरेलल में। अब ये आई जी क्या इंडिकेट करता है? आई जी इंडिकेट करेगा करंट एट विच, ध्यान देना, करंट एट विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि भैया गैल्वेनोमीटर, जो अगर मेरा आइसोलेटेड गैल्वेनोमीटर होता जब मैंने शंट कनेक्ट नहीं किया था, तो वो इतने करंट पे अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इससे ज्यादा करंट मेजर नहीं कर पाएगा वो। इस आईजी का मतलब वो होता है कि मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर पहले मेजर कर पा रहा था। और आई क्या है? आई होता है फुल स्केल अमीटर या रेंज ऑफ अमीटर। मतलब यहां पे समझा देता हूं, देख लो एक बार। मैंने अभी फिर से आपको बोला था कि गैल्वेनोमीटर हमारे पास सेंसिटिव डिवाइस है, तो ये माइक्रो एम्पेयर्स में ही करंट मेजर कर सकता है, तो ये होगा हमारा आईजी। लेकिन जब मैं इसको अमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये क्या कर पाएगा? ये ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट शो कर पाएगा, लेकिन कितनी करंट की वैल्यू शो कर पाएगा मैक्सिमम, वो होगा आई। क्या चीज समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. डन। तो ऐसा करते हैं, यहां तक कंप्लीट कर लो। पहले एक क्वेश्चन देता हूं ताकि हाथ की हाथ आपको समझ में भी आ जाए। पहले यहां तक आप पूरा नोट डाउन कर लो। Done, sir. Done, sir. डन, चलो। भैया क्वेश्चन ने हमें कहा है कि वी आर यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम्स। इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर ऑफ रेंज। हमें रेंज गिवन है कि कितनी रेंज में कन्वर्ट होना चाहिए ये, 0 से लेके 7.5 एम्पेयर्स तक। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बता दो क्या क्या वैल्यूज क्वेश्चन में आपको गिवन है। सर रेजिस्टेंस Resistance ऑफ of गैल्वेनोमीटर ये galvanometer. 2.5 मिली एम्पेयर्स क्या है? आई या आई जी? आई जी। वेरी IG. गुड, ये आई जी हो गया, बहुत बढ़िया। ये 7.5 क्या बन जाएगा? सर आई। I. आई। तो सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, जी, आई जी, आई। बस आपको कैलकुलेट क्या करना है कि इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करूं, और जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये कैलकुलेट करके देना है। सर हाँ। सर आई जी को मतलब एम्पियर में करके लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, दोनों को सेम फॉर्म ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर देखो काव्य, इधर हो क्या रहा है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में तभी कर सकता हूं या एडिशन तभी कर सकता हूं जब दोनों के लिए पावर सेम होगी, दोनों सेम फॉर्म ऑफ यूनिट्स में होंगे। ओके सर। बिल्कुल। भैया आप लिखोगे कि डेफिनेटली हमें शंट कनेक्ट करना है सीरीज के अंदर, और शंट का फॉर्मूला था आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लेना यार। आई जी की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ ये हो गया 12, डिवाइडेड बाय, मैं लिखूंगा आई की वैल्यू 7.5, और इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 0.0025। चेक करो मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। 2.5 तो ऑलरेडी था, 10⁻³ तो एक जीरो कम होगा, एक जीरो कम होगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और जो आंसर आ जाए उसको सॉल्व कर लेना। तो 1.5। नहीं यारी,
अरे याद रखो, मैंने कहा शंट बहुत ही लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू है ना सिंगल उसमें नहीं आएगी, मतलब 10 टू द पावर कम से कम -2 -3 इसमें जानी चाहिए कम से कम, क्योंकि शंट बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस होता है। तो 10 टू द पावर -2 तो कम से कम आएगा, -3 -4 -5 कुछ भी हो सकता है। सर डिनोमिनेटर में 7.4975 आ रहा है, तो उसको अप्रोक्सीमेट फिर से 7.5 रख। हम्म, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले लो, बिल्कुल चलेगा। तो आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। 7.5 माइनस ये कुछ आ रहा है, तो क्या ये 7.5 पे कुछ इंपैक्ट डालेगा? कुछ इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि जो दूसरी वैल्यू है वो बहुत छोटी है। हेमंत बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। तो भैया मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7.5 ही लिख सकते हो डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो 0.0025 इस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सकता। 2.5 और उसको कैंसिल किया 3, इसको कैंसिल किया 4, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 ओम्स। दिस इज द फाइनल आंसर। चेक करो सबका आंसर ये आया या नहीं आया। यस सर। आ गया। आ डन गया, सर। चलो डन। डन तो हमारा सर। ये आपको क्लियर हो गया हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे, कि भैया हम कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। अब जैसे मैंने आपसे भी पीछे पूछा था कि भैया कोई अमीटर को एक्यूरेट वैल्यू देनी है, तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? रेजिस्टेंस होना चाहिए 0 के बराबर। सिमिलरली इधर मेरे को बताओ, अगर वोल्ट मीटर की बात करूं, आइडियल वोल्ट मीटर मतलब जो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू शो करे, उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इन्फिनाइट। ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, बिकॉज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो भैया हमारा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा और उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो अब की बार मेरे को गैल्वेनोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस है वो किसमें कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज। सीरीज में। तो इधर तो होगा हमारे पास गैल्वेनोमीटर जी, और इधर अब की बार मैं एक बहुत हाई रेजिस्टेंस, मैं चाहता हूं बहुत हाई रेजिस्टेंस हो ये, ताकि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करके इन्फिनिटी को अप्रोच करे। तो इस रेजिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे आर से। एस से डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि शंट का मतलब होता है बहुत छोटा रेजिस्टेंस, तो इधर शंट मत लिख देना। तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा जी प्लस आर, मतलब अब की बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो गया है। भैया अब ये सीरीज कनेक्शन है, तो मुझे पता है इन दोनों से जो करंट फ्लो करेगा वो तो सेम करंट ही फ्लो करेगा। तो इक्वेशन बताओ, इक्वेशन कितनी लिखूं इसकी? भैया लिख सकता हूं ना, V इज इक्वल्स टू करंट इनटू R प्लस जी। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? R की। R की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो, इससे कितनी आ रही है। तो भैया R हो जाएगा मेरा पास V/I माइनस जी। किस्सा जी। खत्म। अब याद रखो, मैंने आपको बताया था कि जो करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो करता है उसको हम IG से डिनोट करते हैं, तो इसलिए ये करंट होगा आपका IG। इधर मेरे को I की जरूरत नहीं है। I की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि इधर मैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, अमीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए इधर मेरे को I की वैल्यू नहीं चाहिए, IG की वैल्यू चाहिए। और V क्या होगा कि मैं कितने वोल्टेज वाले वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। डन। डन। ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, तो इस पे फिर से वही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन ने फिर से वही वाला सेम क्वेश्चन ही है कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है 12 ओम्स। मेरे को कन्वर्ट करना है इसको वोल्ट मीटर में, और मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? वोल्ट मीटर जो मेरे को कन्वर्ट करना है उसकी रेंज होनी चाहिए 0 से लेके 10 वोल्ट तक की। तो मेरे को बताओ हाउ यू विल कन्वर्ट एंड व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस, हाउ यू विल कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। और करंट की वैल्यू तो मैं देना ही भूल गया, वही जो पिछले क्वेश्चन में गिवन थी, 2.5 मिली एम्पेयर्स।
अब याद रखना, इधर मैंने कहा आर बहुत हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये कम से कम 1000 के टर्म्स में तो आना ही चाहिए, या 500 से ऊपर, मतलब कम से कम बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। इस 12 के कंपैरिजन में तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। सर 4988 ओम। 4988 बिल्कुल सही है, 4988 ओम्स। तो भैया आपकी बात तो बिल्कुल सिंपल था। R इक्वल्स टू V की वैल्यू गिवन है 10 डिवाइडेड बाय IG की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻³ और माइनस जी करना था। इसको ऊपर पहुंचा दो, 10⁻³ इंटू 10 - 12 डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5 और ये हो गया 4। तो आपको बेसिकली करना है 3988 आ रहा है या क्या आ रहा है? मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं, 4000 माइनस 12, तो ये आ रहा है हमारे पास 3988 ओम्स। डन सर। डन। डन चलो सर। भैया, तो भैया फाइनली हमारा चैप्टर हुआ खत्म। ओके सर। ओके का मतलब ये थोड़ी है कि मैंने क्लास छोड़ दी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ, थैंक यू सो मच। ये पहला चैप्टर होगा जिसमें मैंने इतनी ज्यादा क्लासेस ले ली, नहीं? सर वो नहीं पढ़ाएंगे वो सर आप भी लिया करो। कौन सा, क्या चीज? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन ऑफ द टेम्परेचर डिपेंडेंस यार, मतलब उस पर इतना क्वेश्चन आता नहीं है। अब बाकी चलो, अब आपने बात छेड़ दी है तो वो भी बता देते हैं। सर आप भी लिया करो क्लासेस। अब मैं लिया करूं क्लासेस? अच्छा, बहुत सही। चलो, ये वाली चीज भी डिस्कस कर लेते हैं जो अभी इसने बोल दिया भैया, टेम्परेचर वाली, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली। यार भैया ये देखो, मैं तुम्हें ना एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। हमारा जो टारगेट होता है ना, बेसिकली हम क्रैश कोर्स की तरह कर रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट होता है वो यही होना चाहिए कि हम जो चैप्टर खत्म कर रहे हैं, ज्यादा 3 से 4 क्लासेस में खत्म कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे स्कूल में चलता है 1 महीने, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी ऑलमोस्ट 15-20 दिन चलता है। तो अगर मैं उस 15-20 दिन को खत्म कराना हूँ 4 दिन में, तो क्या मैं सारे टॉपिक्स पढ़ा सकता हूँ? नो सर। तो नो ये सर। चीज याद रखना, हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक हर चैप्टर में स्किप होंगे, लेकिन वो जो टॉपिक होंगे वो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो आपका काम क्या होता है एज अ स्टूडेंट, कि भैया आप है ना बुक में देख लिया करना कि कौन सा टॉपिक स्किप हुआ है, और अगर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है या मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर वो क्लास में पूछ लेना चाहिए। जैसे भी ये बात बोल दी गई है तो बिल्कुल सही हुआ कि भैया टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं पढ़ाया मैंने। चलो देखो, मुद्दे पे आते हैं, छोड़ दो सारी कहानी। सबसे पहले मेरे को बताओ भैया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, और एक और चीज होती है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। जरा बताओ इन तीनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाला हाई। क्या हाई? ये तो बोलो, हाई क्या? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, हाई का मतलब एक और चीज भी होती है, ये वैसा वाला हाई थोड़ी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर, बैड बैड कंडक्टर। कंडक्टर। सेमीकंडक्टर, मतलब इन दोनों के बीच में लाई करता है। इन दोनों के बीच में लाई करता है, बिल्कुल सही। भैया कंडक्टर्स की खासियत क्या है? कंडक्टर्स की खासियत है कि जो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम इंडिकेट करते हैं अल्फा से। याद रखो, कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे मेरी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। वेर एज यस। इंसुलेटर की बात करूं, तो इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होने का मतलब क्या है कि भैया इधर मेरा जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट 0 है। तो चाहे टेम्परेचर बढ़ाऊं चाहे डिक्रीज करूं, इंसुलेटर इंसुलेटर ही रहेगा। इसकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वेयरएस अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स हमारे पास सबसे अच्छी चीज है। भाई सेमीकंडक्टर सबसे अच्छी चीज क्यों है? क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब क्या है, अब ये बताओ कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज करें। वो डिक्रीज। डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए ज्यादातर हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, ताकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी हो जाए तो हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज ही करेगा।
अब हमें पकड़ना है इस कंडक्टर्स को। तो आ जाओ कंडक्टर्स पे। भैया हमें इतना बात पता चल गई है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो कितनी इंक्रीज हो जाती है? तो भैया सीधा सीधा फॉर्मूला, रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट बेस टेम्परेचर इनटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। जहां पे डेल्टा टी क्या होगा? T minus T। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। बिल्कुल, ये होगा टेम्परेचर डिफरेंस। तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इसमें आपको चेंज इन टेम्परेचर गिवन होगा, रेजिस्टेंस एट दी बेस टेम्परेचर भी गिवन होगा, जो भी हमने बेस टेम्परेचर ले रखा होगा। यूजली कुछ क्वेश्चन में बेस टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, वेरस कुछ में लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी बेस टेम्परेचर होगा वो आपको गिवन होगा, तो उसकी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। और रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर सकते हो। डन डना डन। Yes, sir. सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है, आर टी की वैल्यू दे दे, आर नॉट की वैल्यू दे दे और टेम्परेचर डिफरेंस दे दे। तो वो आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा कि भैया इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बताओ कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है। एक चीज याद रखना कि कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा 10⁻⁻5 के टर्म्स में आता है। आई रिपीट, कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम होता है। यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव तो होता है लेकिन बहुत लो होता है। तो इसलिए जो हमारे पास ये आएगी वैल्यू, ये जनरली हमेशा किसके टर्म्स में आएगी? 10⁻5 के टर्म्स में आएगी। डन डना डन। Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड। Yes. और केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स, तो यहां तक भी नोट डाउन कर डालो। Done, sir. डन डना डन। तो भैया आज आप लोगों के लिए खुशखबरी, आपको छोड़ा जाएगा जल्दी। कैसा लगा सुन के? Yes, sir. सब लोग इसको नोट डाउन करना। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है, और इलेक्ट्रिक केटल के अंदर हमारे पास जो वायर यूज हो रही है, उस वायर की हमें लेंथ गिवन है। याद रखना ये अच्छा क्वेश्चन है। इस वायर, और लेकिन इजी है, वायर की लेंथ है L, और हमें इसका डायामीटर गिवन है कि डायामीटर है भैया D। जब इसकी लेंथ L थी और डायामीटर D था, तो इसने क्या किया? इसने 0.5 किलोग्राम्स ऑफ वाटर को हीट करने में, कितना हीट करने में? 40 केल्विन हीट करने में कितना टाइम लिया? 4 मिनट्स लिए। पहले चेक करो यहां तक का क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। Sir, repeat करना. रिपीट। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसके अंदर हमने वायर यूज करी है, वायर की लेंथ है L और उस वायर का डायमीटर कितना है? D है। इस इलेक्ट्रिक केटल में हमने डाल दिया 0.5 किलोग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब आधी किलो पानी डाल दिया मैंने इलेक्ट्रिक केटल में। आप सब यूज करते होगे यार इलेक्ट्रिक केटल, किसी ना किसी के घर में होगी। मैं Yes, इलेक्ट्रिक yes. केटल से पानी का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करा रहा हूं? 40 केल्विन इंक्रीज करा रहा हूं। मतलब मेरे को डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है 40 केल्विन, लेकिन इस इलेक्ट्रिक केटल को ये टेम्परेचर इंक्रीज कराने में कितना टाइम लग गया? 4 minutes. 4 मिनट लग गए। ये तो हो गई हमारी केस 1 वाली बात। अब आ जाओ केस 2 पे। केस 2 कह रहा है कि मैंने इस इलेक्ट्रिक केटल को हटा दिया और एक दूसरी इलेक्ट्रिक केटल ली। भैया मेरे को उस पुरानी वाली इलेक्ट्रिक केटल में मजा नहीं आया, तो मैंने दूसरी वाली इलेक्ट्रिक केटल ली। अब जो ये दूसरी वाली इलेक्ट्रिक केटल है ना, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है मेरे को? L, लेकिन अब की बार डायमीटर कितना गिवन है? 2D गिवन है। आपको बताना है कि भैया अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ पानी डालूं इसमें और सेम टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहूं, तो अब की बार, एक मिनट रुकना, डन। तो अब की बार मुझे कितना टाइम लगेगा? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चेक कर लो अभी भी कोई डाउट हो तो। No, sir. No, No, sir. लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है, यहां पे मैंने ली थी एक वायर, यहां पे मैं कितनी वायर ले रहा हूं? 2 वायर। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, याद रखो ऑप्शन से ट्राई करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन, 4 इफ वायर्स आर इन पैरेलल। आपको ऑप्शन थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, टेंशन मत लो ना, मैं बिल्कुल समझा दूंगा। 2 इफ वायर्स आर इन सीरीज। ऑप्शन सी, 1 if wires are in series।
ऑप्शन डी 0.5 if wires are in parallel. If wires are in parallel. चलो आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे। भैया क्वेश्चन ने कहा मैं पहले एक पुरानी इलेक्ट्रिक केटल यूज कर रहा था, उस इलेक्ट्रिक केटल में कितनी वायर थी? एक वायर, लेंथ एल, डायमीटर डी, आधी किलो पानी हीट करने में कितना टाइम लग गया? 4 मिनट। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया मैं नई इलेक्ट्रिक केटल खरीद के लेके आया मार्केट से, उस इलेक्ट्रिक केटल के अंदर एक नहीं 2 वायर्स हैं, और हर एक वायर की लेंथ कितनी है? एल, और हर एक वायर का डायमीटर कितना है? 2d। अब मैं उतना ही पानी डाल रहा हूं और उतना ही हीट करना चाह रहा हूं, तो आपको बताना है कि भैया अब कितना टाइम लगेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि भैया हमको लगेंगे 4 मिनट। कब लगेंगे 4 मिनट? जब मैं ये 2 वायर्स जो यूज कर रहा हूं, ये 2 वायर्स, लेंथ एल डायमीटर 2d वाली, ये पैरेलल में कनेक्ट करूं तो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भैया तेरे को 2 मिनट लगेंगे अगर तू इन 2 वायर्स को किसमें यूज कर ले? हम सीरीज में। थर्ड ऑप्शन भैया 1 मिनट लगेगा अगर सीरीज में यूज करोगे तो। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि भैया हमें 0.5 मिनट्स लगेंगे अगर हम इन वायर्स को पैरेलल में यूज करें तो। और मैं आपको बता देता हूं ये एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, मतलब मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो कैलकुलेट नहीं करते आप, बस मेरे को इतना बता दो कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे। कैलकुलेशन वो आप देख लोगे अपने आप। मेरे को बताओ इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे आप। किसी को कुछ हिंट कि कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? सब रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। डन। फिर पावर। चलो डन। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, फटाफट हो जाएगा। भैया इधर रेजिस्टेंस मान लो आर। आर कब लिया मैंने? जब मैंने लेंथ ली है एल, और एरिया कितना लिया है? एरिया मैंने डी ए लिया है, ठीक है, जब डायमीटर डी था। अब आप मेरे को बताओ भैया इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा जब मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और डायमीटर 2d है? तो भैया हमें पता है रेजिस्टेंस और एरिया के बीच में कैसे रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स। तो अगर इधर मेरे पास थिकनेस इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो याद रखो इधर रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। तो आप अज्यूम कर लो ऊपर वाली वायर के लिए रेजिस्टेंस R है और नीचे वाली वायर के लिए रेजिस्टेंस कितना है? R/2। R/2। अब क्या करो, आपको पता है कि मैं हीटिंग इफेक्ट फाइंड करना चाहता हूं, तो मेरे पास होगा I²RT, और इधर भी होगा H इक्वल्स टू I²R' × T। तो आप क्या करो, R/2 पहले सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो R/2 सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? R आ जाएगा। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आ जाएगा तो इस केस में भैया हमारे पास फिर इन दो फॉर्मूलेस को इक्वेट करके क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं? यस। यस सर। ऐसे ही आप पैरेलल के लिए ट्राई करना, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना, फिर हम अपने आप देख लेंगे कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। डन डना डन। मेथड थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। Done। तो भैया हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और